हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री लेसन 14 विभाजन को समझना। इसका हमने दो वीडियो दिया, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें पाठ की संपूर्ण बातों का जो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से है उसको समझाने का प्रयास किया। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए हमारी चैनल पर और वीडियो देखिए, तो आपको सारी क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगी। और जो भी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय या ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगी। आज हम लोग पढ़ेंगे जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्न उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं। आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर हम बताने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं आप आराम से समझ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सुनते हैं क्या कहता है। बंटवारे की हिंसा और हॉलोकास्ट में क्या अंतर है। देखिए, बंटवारे का हिंसा का क्या मतलब हुआ। जब हमारा देश बंटवारा हो रहा था, यानी कि भारत और पाकिस्तान की जब बंटवारे की अंतिम सीमा जब आई 1946 में, और कैबिनेट मिशन ने जब मोहम्मद यानी कि मुस्लिम लीग के सदस्यों को परिषद की सदस्यता नहीं दी, तो उन्होंने घोषणा कर दी सीधी कार्रवाई का, और सीधी कार्रवाई दिवस मनाने की उन्होंने आह्वान दिया। और उसके बाद मार काट शुरू हो गया। खास करके बंगाल, असम और बिहार में काफी दंगे हुई। लगभग हजारों लोग इस दंगे में मारे गए थे, जो सीधी कार्रवाई दिवस के नाम से जानी जाती है। तो ये बंटवारे की हिंसा उस समय। फिर जब देश बंटवारा हुआ तो अचानक ये माहौल फैल गया कि जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे थे उन्हें अब पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा, और वो लोग को वहां से मार पीट करके भगाया गया। उन्हें अपनी घर द्वार छोड़ना पड़ा, और इसके दरमियान बहुत सारे लोग मारे गए, लूट हुआ, हत्या हुई, ये सारे। फिर भारत में जितने भी पाक मुस्लिम थे तो उन लोगों को यहाँ से मार पीट करके उधर भगाया गया, है ना। ये जो घटना घटी, ये घटना बंटवारे की हिंसा के नाम से जानी जाती है। और होलोकास्ट का मतलब है कि कुछ इतिहासकार इसे प्रलय या विनाश कहते हैं। ये घटना एक नकारात्मक घटना थी, इसीलिए इतिहासकार की दृष्टि में ये जो विभाजन के समय जो हिंसा हुई, इसको कहते हैं हम लोग होलोकास्ट या विनाश। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन अगर इस तरह के रहे तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे बंटवारे की हिंसा का मतलब है कि जब देश का बंटवारा होने वाला था तो बहुत सारी घटना घटी, हिंसक घटना, जिसमें बहुत सारे लोग हिंदू और मुस्लिम मारे गए। और जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान क्षेत्र में जिन हिंदुओं का घर पड़ा, उन्हें अब हिंदू मतलब अपने पाकिस्तान को छोड़कर उन्हें कहाँ आना पड़ रहा था? भारत। और इस स्थिति में उनकी हत्याएं हुई, लूट हुआ। फिर भारत में बहुत सारे जो मुस्लिम थे उन्हें इधर से छोड़ करके कहाँ भागना पड़ा? पाकिस्तान की तरफ। और इस बीच में इधर बहुत सारी हत्याएं हुई। तो ये घटना जो था ना, ये घटना क्या कहलाता है? होलोकास्ट, ये प्रलय कहलाता है। कुछ इतिहासकारों की दृष्टि में इसे विनाश भी कहते हैं। क्लियर? आशा करते हैं आपको बंटवारे की हिंसा समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत का बंटवारा किस प्रकार महाविध्वंस होलोकास्ट था? फिर से वही क्वेश्चन कि भारत का जो बंटवारा हुआ वह एक प्रकार का विध्वंस था। अब विध्वंस कैसे था समझिएगा। देश विभाजन से पहले हिंदू मुस्लिम पूरे प्रदेश में फैले हुए थे। पंजाब में हिंदू और मुस्लिम थे, अफगान में हिंदू और मुस्लिम थे, यानी पूरे भारत में सब जगह जहां जिनका घर था पहले से लोग रह रहे थे था। लेकिन जैसे ही देश का विभाजन हुआ तो जिन हिंदुओं का घर पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ा, अब वहां से उन्हें मार पीट करके भगाया जाने लगा। उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। वहां उनकी जमीन जायदाद, उद्योग, रोजगार, रिश्ते नाते जो भी थे, सबको वहां से छोड़ करके उन्हें कहाँ आना पड़ा? भारत। और इस इस बीच में बहुत सारे लोगों की हत्या हुई, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई।
एक अनुमान के तहत बताया जाता है कि 2 लाख से लेकर 5 लाख लोग मारे गए, और ये ज्यादा दिन का समय नहीं, मात्र 2 से 3 दिन का समय। जैसे ही देश की विभाजन रेखा खींची, यानी 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, 15 अगस्त देश की आजादी में हो रही थी और उधर हत्याएं शुरू हो गई। मात्र 2 दिन में 5 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ लोग निर्वासित हुए, यानी इधर से लोग, भारत से लोग पाकिस्तान की तरफ गए, पाकिस्तान की तरफ से लोग भारत की तरफ आए। तो ये जो विध्वंस हुआ, इसको कहा जाता है विध्वंसक घटना। भारत के विभाजन के समय, भारत के विभाजन के समय जो ये घटना घटी, इसको क्या कहा जाता है? विध्वंसक घटना। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सुनना मेरे भाई। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार क्यों कर दिया? ब्रिटिश सरकार एक प्रस्ताव डाली थी जिनका नाम था अगस्त प्रस्ताव। इसे कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार कर दिया? कांग्रेस इसे क्यों नहीं मानती थी? तो इसके पीछे क्या था? देखिए, भारत को लोग आजाद कराने के चक्कर में थे। पहले तो हम लोगों की उपनिवेशिक राज्य में सुधार चाहिए, ऐसी हम मांग कर रहे थे। लेकिन बाद में कांग्रेस की मांग में बदलाव आया और उसने पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। हमारी मांग क्या थी? कांग्रेस की मांग क्या थी? पूर्ण स्वराज, मुझे देश आजादी चाहिए। लेकिन उस समय जब हमारी मांग देश आजादी की हुई, तो अंग्रेजों ने हमें औपनिवेशिक राज्य होने का दर्जा हमें दे रहा था। इसलिए हम, यानी कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि हम तुम्हारी इस प्रस्ताव नहीं मानेंगे, हमें चाहिए तो चाहिए, क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर है 4, लखनऊ समझौता 1916 का क्या महत्व है? देखिए, हमने बताया था लखनऊ समझौता 1916 किसके बीच हुई थी? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। आप जानते हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके बाद भारत के जो मुस्लिम थे वो अलग होकर के, कांग्रेस से अलग होकर के काम करने लगे। दोनों के बीच में, यानी कांग्रेस भारतीय हिंदू और मुस्लिम लीग के बीच में थोड़ा सा मतभेद होने लगा और एक साथ काम नहीं हो रहा था। तो कुछ लोगों ने यह सोचा कि दोनों के बीच में क्या किया जाए? संधि किया जाए। इसलिए 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक संधि हुई जिसका नाम रखा गया लखनऊ समझौता। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि लखनऊ समझौता क्या, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में बराबर आता है। लखनऊ समझौता कब? 1916। किसके बीच? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। अब क्यों हुई थी? तो दोनों के बीच में एकता लाने के लिए, मेल जोल लाने के लिए। इसके फायदे क्या हुआ, सुनना मेरे भाई। इसका फायदा हुआ कि पहले तो जो कांग्रेस थे और मुस्लिम लीग में एक संबंध बना, दोनों का एक साथ काम करने के लिए राजी हो गए। और दूसरा, जो कांग्रेस में गरम दल और नरम दल था, उन दोनों में भी एकता आई। उसके बाद, इस संधि के बाद कांग्रेस में भी गरम दल और नरम दल में क्या आई? एकता आई। अर्थात दोनों के बीच में संधि से कुछ फायदे हुए। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, सुनना। कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दे दिया? कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र क्यों दे दिया? क्वेश्चन नंबर 5 है, सुनना। कहानी यूं हुआ कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुई। जैसे शुरू हुई तो अंग्रेजों पर एक दबाव पड़ने लगा कि तुम भारतीयों से सहायता मांगो। कौन? तो अमेरिका और चीन, जो उनके मित्र राष्ट्र थे, ये सब दबाव बढ़ाए कि किससे सहायता लो? भारतीयों से सहायता लो। वहां से क्रिप्स मिशन भारत आया, हम लोगों से सहायता मांगी। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आई और हम लोगों से सहायता मांगी, लेकिन हम लोगों ने उसे सहायता देने से बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया। क्लियर है? यानी कांग्रेस अंग्रेजों को युद्ध में सहायता देने से इनकार कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्यों ने उसे सहायता देने का काम करना शुरू कर दिया।
मैंने उसने सहायता दिया, हम लोगों से नहीं पूछा उसने। इसी गुस्से में कांग्रेस ने मंत्रिपरिषद से इनकार कर दिया और इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्या समझे कि हमारे बिना पूछे, यानी कांग्रेस के बिना पूछे मुस्लिम लीग के सदस्यों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को साथ देने का वादा किया और उसने साथ दिया। इस बात को लेकर के हमने क्या किया, मंत्रिपरिषद से इनकार कर दिया कि हम लोगों को मंत्रिपरिषद में नहीं रहना है साथ में। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर इतना समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए आप लोग कि मंत्रिपरिषद से कांग्रेस ने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने बिना कांग्रेस से पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को साथ दिया। आगे चलते हैं, मस्जिद के सामने संगीत से सांप्रदायिकता को कैसे बढ़ावा मिलता है। देखिए 1920-23 की घटना है। उस समय क्या हुआ कि मस्जिदों के सामने संगीत बजने से जो मुस्लिम कुछ लोग थे वो ये मानने लगे कि हमें नमाज अदा करने में खलल आती है, दिक्कतें आती है, और इस बात को लेकर के हिंदू और मुस्लिम आपस में झगड़ने लगे। यानी कुछ हिंदुएं मस्जिद के आसपास में जो उनका घर था तो वो अपना संगीत बजाते थे और वो अपना संगीत बजाते थे, लेकिन उसमें कुछ इस्लाम जो थे, मुस्लिम थे, वही कट्टर मुस्लिम, उनका मानना था कि इस संगीत से ना हमारी नमाज में क्या होती है, खलल आती है, हम लोगों को दिक्कत देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और इसी बात को लेकर के सांप्रदायिकता यानी जाति जाति की भावना बढ़ने लगी। और आप लोग अगर उसको ना देख करके यहाँ समझेंगे तो अच्छा रहेगा। जो अभी का काम है अभी करें, जो बात का काम है बात करें, ऐसे में कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो फिर 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के प्रभाव क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अब देखिए 1937 में जो चुनाव हुई थी उसमें मुस्लिम लीग का क्या प्रभाव, बस कुछ नहीं। उस समय क्या हुआ, जब चुनाव हुई ना तो 11 प्रांतों में चुनाव हुई। 11 प्रांतों में 5 प्रांत तो ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत हुई थी, वहां पर उसकी अपनी सरकार बनी थी। 2 प्रांत ऐसे थे जहां पर गठबंधन से सरकार बनी, यानी कुल 7, 11 में 7 पर कांग्रेस की पूर्ण विजय थी। बाकी मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे यानी उनका प्रभाव जो था 9 में कहीं था ही नहीं, मात्र 2 जगह। कहां कहां, तो मुंबई और मद्रास के प्रांतों में ही केवल मुस्लिम लीग की बढ़ोतरी थी। बाकी आप चले जाएंगे बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, सिंध, इन सब में मुस्लिम लीग को कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला। अर्थात पूरे भारत में 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को कोई ज्यादा सहायता नहीं मिली, कोई फायदा नहीं मिला। मात्र 2 प्रांत, कौन कौन, तब मुंबई और मद्रास में उन्हें कोई खासा फायदा था, बाकी कहीं उसका लाभ नहीं था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में सांप्रदायिकता को क्यों वृद्धि हुई। देखिए 20वीं शताब्दी में, इससे पहले हम लोग हिंदू मुस्लिम साथ साथ थे, लेकिन 20वीं शताब्दी में हिंदू मुस्लिम में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां आने लगी। और इसका कारण क्या था, इसके कुछ कारण थे। पहला कारण था मस्जिदों के सामने संगीत बजाना, जिसके कारण कुछ कट्टरपंथी जो इस्लाम थे वो कह रहे थे कि इस संगीत से हमारी नमाज पढ़ने में खलल आती है, दिक्कतें आती है, और ये जानबूझ करके किया जा रहा है, यहाँ से सांप्रदायिकता बढ़ी। दूसरा, कुछ मुस्लिम जो थे, जो हिंदू थे, वो अभी अभी क्या बने थे, मुस्लिम बन गए थे, तो उनको फिर से वापसी हिंदू में लाने के लिए वहां पर प्रदर्शन चल रहा था, गौ हत्या के लिए प्रदर्शन चल रहा था, और इस्लाम में कुछ संगठन थे उसको रोकने के उद्देश्य से संगठन चल रहा था प्रदर्शन। यानी कुल मिलाकर के किसके लिए, तब मस्जिद के सामने संगीत बजाने, गौ हत्या को रोकने, अभी अभी जो हिंदू मुस्लिम बने थे उन्हें वापस फिर से आर्य में लाने के लिए, हिंदू में लाने के लिए, और मुस्लिमों के कुछ जकात थे संगठन, उस संगठन को रोकने के लिए जो प्रदर्शन चली। इन प्रदर्शनों के कारण, इन हिंदुओं के काम के कारण सांप्रदायिकता काफी बढ़ गई, यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच में टकराव बढ़ना शुरू हो गया। 1920 और 30 के दशक की बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आई थी, ठीक है। वह इस उद्देश्य से आई थी कि जाकर के भारत से बात करो, भारत के नेताओं से बात करो कि हमें द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता करे, ठीक है। वो आई, हम लोगों से वार्ता की, चलो उसने कही कि हमें द्वितीय विश्व युद्ध में आप लोग मदद कीजिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, मदद तो हम तुमको करेंगे, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? हमें आजाद कर दो, हम तुम्हें सहायता कर रहे हैं। तो उसने कहा, क्रिप्स मिशन ने कहा कि नहीं, जो भी बातें होगी वो युद्ध के बाद होगी, जब द्वितीय विश्व समाप्त हो जाएगी तब इन सब बातों की चर्चा करेंगे। फिर हमने उन्हें याद दिलाया कि प्रथम विश्व युद्ध में भी तो आपने, प्रथम विश्व युद्ध में तो भी तुमने हमें इसी तरह की वादे की थे, लेकिन हमें क्या मिला था? उसके बाद तो शोषण मिला था। तो जो भी करना है अभी कर दीजिए, यानी फैसला कर लीजिए कि हमें आप आजाद कर रहे हैं तो हम सहायता कर रहे हैं। क्रिप्स मिशन ने हमारी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो हमने भी उसे अस्वीकार कर दिया। क्लियर है? तो क्रिप्स मिशन ने हमारी बात को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया था, इसलिए हमने उनके प्रस्ताव को भी अस्वीकार, यानी हमारी भारत आजादी की जो मांग थी, उसने कहा कि युद्ध के बाद, तो हमने कहा कि बस युद्ध के बाद, तो युद्ध के बाद ही हम लोग आप लोग बातचीत करेंगे। हमने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग 1940 से ही पाकिस्तान की मांग कर रही थी, तो उसने अंग्रेजों से कही थी कि हमें पाकिस्तान की चर्चा कीजिए, लेकिन क्रिप्स मिशन में कहीं भी पाकिस्तान के निर्माण की कोई चर्चा थी ही नहीं। तो मुस्लिम लीग ने भी कहा कि भाई आप तो हमारी मांग तो सुन ही नहीं रहे हैं, तो हम आपकी बात क्यों सुनेंगे। अर्थात मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी बात को लेकर के क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस क्यों किया? क्योंकि भारत को आजाद करो, और वो कह रहा कि जो भी फैसला होगी युद्ध के बाद। तो हमने कहा हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। मुस्लिम लीग ने कहा कि इस प्रस्ताव में हमारी पाकिस्तान की मांग कहां है, हमारी चर्चा कहां है, बताइए। तो कोई चर्चा नहीं, तो चलिए हम भी आपकी योजना को नहीं मानते हैं। क्लियर? तो दोनों ने अस्वीकार कर दिया। ठीक, आशा करते हैं आपको इतनी क्वेश्चन समझ में आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था? देखिए, जब क्रिप्स मिशन फेल कर गया, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुई और इंग्लैंड में चुनाव हुई, चुनाव में लॉर्ड एटली वहां के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि उपनिवेश देश भारत में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है उसको जाकर के शांत करे, उसको समाप्त करे। तो उन्होंने 3 व्यक्तियों की सहायता से एक मिशन को भारत भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। इसका उद्देश्य क्या था कि आप जाइए भारत, भारत के नेताओं से बातचीत कीजिए और सत्ता को हस्तांतरित कीजिए, यानी कि आजादी देकर के वापस लौटना है आपको। माने उस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि भारत को आजाद कर देना है, लेकिन किस आधार पर? तो भारत के नेताओं से बातचीत करने के बाद, फैसला लेने के बाद कांग्रेस को वो वापस दे देना था। लेकिन यहाँ मंत्रिमंडल की, सॉरी, अंतरिम सरकार की बैठक हुई, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना वहां पर गड़बड़ी कर दिए, जिसके कारण कैबिनेट मिशन फिर से वापस चली गई इंग्लैंड। क्लियर? तो आप क्या समझ रहे थे? कैबिनेट मिशन की क्या योजना थी? कि देश को आजाद करना, सत्ता का हस्तांतरण करना। क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर सुनना। 1946 में भारतीय जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष और बगावत एक चुनौती थी। उदाहरण दीजिए। देखिए 1946 में, अब 1946 में अभी भारत आजाद नहीं हुआ था, तो भारतीय जनता के सामने 2 चुनौती थी। एक तो देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ना था, और दूसरी चुनौती थी मुस्लिम लीग जो भारत की पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। इस समय जो अहिंसक घटना घट रही थी, इसका भी उसे मुकाबला करना था। तो उनके सामने 2 चुनौती, देश की आजादी के लिए लड़ना और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान से जो सीधी कार्रवाई चल रही थी उससे उनको बचना। ये 2 बातों को लेकर भारतीय जनता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आगे है, आजादी के बाद गांधी जी क्यों दुखी थे? अरे गांधी जी भारत की आजादी करने में बहुत योगदान दिए थे, अपनी खून पसीना एक किए थे कि भारत जब आजाद होगा तो अखंड भारत होगा, देश में एकता होगी, प्रेम सौहार्द होंगे। लेकिन देश की आजादी से क्या मिला उनको? देश का बंटवारा, हिंदू मुस्लिम एक ही देश के, एक ही घर के 2 परिवार अलग हो रहे थे। इस बात को देख करके, दंगे को देख करके गांधी जी दुखी थे। आजादी के बाद गांधी जी इसलिए दुखी हो गए क्योंकि उन्हें हिंदू और मुस्लिम को उन्होंने जो लड़ते देखा, रक्त बहते हुए देखा, ऐसा उसने नहीं सोचा था भाई।
देश का टुकड़ा होने का उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था, और आज उनके सामने ये हो रहा था, इसलिए वे बहुत दुखी हुए। देश के विभाजन को लेकर, देश में दंगे को लेकर के गांधी जी दुखी थे आजादी के बाद भी। आगे चलेंगे। भारत में औरतों की बरामदगी का क्या आंकड़ा था? आंकड़ा तो जब देश आजाद हुआ तो इधर के लोग उधर भागे, भारत से लोग पाकिस्तान भागे, पाकिस्तान से हिंदू भारत आए। इन भाग दौड़ में ना बहुत सारे स्त्रियां, औरतें छूट गई, उनका परिवार बिखर गया, पुरुष मारे गए, औरतें बच गई, बहुत सारे ऐसे। तो उस समय एक आंकड़ा बता रहा है कि 30,000 महिलाएं जो निर्वासित थी, जिनके पति बच्चे कोई नहीं था, 30,000 महिला बरामदगी हुई, जिनमें 22,000 महिला मुस्लिम लिंग के थे, यानी महिलाएं, औरतें थी, और 8,000 महिलाएं हिंदू थे। यानी इस दंगे में, भारत विभाजन के समय भाग भाग के दौर में कुल कितने औरतें बरामदगी हुई? 30,000, जिसमें 22,000 मुस्लिम और 8,000, ये किताब का आंकड़ा है एनसीईआरटी बुक में। आगे चलेंगे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस से आप क्या समझते हैं? तो याद रखेंगे, जब कैबिनेट मिशन आई और कैबिनेट मिशन में अंतरिम सरकार की बैठक हुई, तो मुस्लिम लीग के सदस्यों को परिषद की सदस्यता नहीं दी गई। तो उसने, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को घोषणा कर दिया कि अगर हमें पाकिस्तान नहीं मिला तो सीधा मारकाट होगा। और उस दिन से लगातार बिहार, असम और बंगाल में लगातार मारकाट शुरू हो गया। तो यह कहलाया सीधी कार्रवाई दिवस। यानी पाकिस्तान की मांग को लेकर के जो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने देश में दंगा करना शुरू कर दिया, जगह जगह मारे काट हुई, लगभग 1,000 लोग मारे गए। ये 16 अगस्त 1946 का दिन था, जिस दिन से शुरुआत हुआ, यह कहलाता है सीधी कार्रवाई दिवस, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। 15, हिंदू महासभा के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, जो मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय हिंदुओं में एकता लाने के लिए, हिंदुओं के बीच में संगठन बनाने के लिए एक संस्था बनाए, जिसका नाम था हिंदू महासभा। 1916 और 15 और 16 में, कहीं किताब में 16 दिया हुआ है, कहीं 15 दिया हुआ है, लेकिन 1916 में ही हुआ था इसका शायद। ठीक है, तो लिखेंगे 1916 में, 15 में, 1915 कह रहे हैं, तो 1915 में मदन मोहन मालवीय ने हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए एक संस्था बनाए, जिसका नाम था हिंदू महासभा। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आई होगी। बाकी क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।